क्या वाकई में पोजीशन होता है किसी की आत्मा किसी के दूसरे के शरीर में घुस जाए? वाकई में पोजीशन होता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, होता है। बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस रही, हीरोइन रही, फिल्मों में आती थी सुधा चंद्रन जी, और उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। माता की चौकी थी और उसमें ऐसा लगा कि उनके ऊपर किसी ने पोजीशन किया हुआ है। किसी के भी अंदर भगवान प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, कोई इंसान उस चीज को ले ही नहीं सकता। ये तो मन का वहम है। मेहंदीपुर बालाजी गया था और वो धाम जो है वो इसलिए फेमस है कि अगर किसी के ऊपर इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं तो वहां पर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में स्पेशली जाते हैं दिखाने के। जो 100 लोग हैं, 100 के 100 बोल रहे हैं ना कि मैं पोजेस्ड हूँ, मैं पोजेस्ड हूँ। 100 में से 100 पोजेस्ड नहीं है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। उसको कोई बीमारी होगी, वो खाना पीना छोड़ देगा, उसका चेहरा बदलने लगेगा। ये आत्माएं दूसरे के अंदर जाने के लिए इतना लालाहित क्यों रहती हैं? ये दूसरे के अंदर जाती क्यों हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं रह सकती हैं? अब जो सोल है उनके पास सब कुछ है, सिर्फ किस चीज की कमी है? शरीर की। तो वो एक शरीर को ढूंढती है। मंजुलिका जो है उसके ऊपर कोई भूत प्रेत मतलब आता है और वो डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। बिल्कुल अच्छा खासा बच्चा, घर पे भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, स्कूल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। अचानक से बच्चा उठ के कहता है कि मुझे नॉनवेज खाना है, बल्कि घर पे कभी नॉनवेज आज तक बना ही नहीं है। भूत आ जाते हैं, प्रेत आत्माएं आ जाती हैं। ये भारत में ही ज्यादा होता है, बाहर नहीं होता है। एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी और वो शायद अपनी शादी से कुछ दिन पहले शी डाइड। तो उसकी मदर ने उसके ही जैसा एक डमी बना के रखा है। तिवारी जी, ये भी बोला जाता है जब किसी की मृत्यु होती है बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है आप उस स्पिरिट को जाने नहीं दे रहे, उसको जाने दो, उसको कष्ट होगा। एक्सेप्ट द डेथ। कुछ ऐसा आज बता दीजिए कि किसी के ऊपर कभी कोई आत्मा ना आए, उसके घर वालों के ऊपर भी नहीं आए, अब कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? कई बार आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा कि कोई भूत या आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसकी आवाजें बदल जाती हैं, दो दो आवाजों से बात करने लगता है, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगता है। खैर वो तो पिक्चर है, लेकिन रियल में भी हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कई बार जब कोई कीर्तन होता है, भजन होता है, तो महिलाओं के ऊपर भी कुछ देवियां कहते हैं आ जाती हैं। कोई कहता है इनके ऊपर काली माँ आ गई, सब आशीर्वाद लेने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। तो वास्तव में ये क्या एक दिमागी बीमारी होती है साइंस के लिहाज से या साइंस की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक आधार पर, या वाकई में कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास हैं दीपा विश्वास जी। दीपा जी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पीएलआर थेरेपिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल भी, ये इनको एक स्पिरिचुअल कोच भी कह सकते हैं क्योंकि ये भगवान में भी बहुत विश्वास रखती हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में दोनों पहलू समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और दूसरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका फिर से आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। अच्छा लगता है जब आप आती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वाकई में पोजीशन होता है किसी की आत्मा किसी के दूसरे के शरीर में घुस जाए? वाकई में पोजीशन होता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, होता है। लेकिन हाँ, हर केस को ना डिटेल में हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आइदर द पर्सन इज़ रियल पोजेस्ड और नॉट। देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डीआईडी। इसका जो बिहेवियर शो होता है पेशेंट के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मानो उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई। डीआईडी में तो ऐसा लगता है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा आत्मा उन लोगों के अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन उसके पीछे का ना एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। जब ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम डिटेल काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब कुछ हम उनसे पूछते हैं। जब
काउंसलिंग के बाद हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं और हमें पता चलता है कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये वो रियल वाला पोजीशन नहीं है, तब हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ होती है, लेकिन जो साइकोटिक इश्यूज होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर एंड देन हमारा DID, इसके लिए तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ही चाहिए। उसके लिए सिर्फ साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, साइकोलॉजिस्ट थेरेपी दे सकता है, थेरेपी मदद करती है, बट जो सबसे मेन चीज़ उनको ज़रूरत है दैट इज़ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सारी बीमारियां ना साइकोटिक में आता है। अब साइकोटिक क्या होता है? जब इंसान अपने रियल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और रियल जो पोजीशन होती है उसमें साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकते। उनको तो जाना पड़ेगा उन एक्सपर्ट के पास जो लोग घोस्ट हंटर होते हैं, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स आमतौर पे देखते ही मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हैं जो पहली बार मुझे कोई मिला है जो एडमिट कर रहा है कि हाँ स्पिरिचुअल पोजीशन होता है। अभी एक केस अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस रही, हीरोइन रही, फिल्मों में आती थी, सुधा चंद्रन जी। और उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, माता की चौकी थी, और उसमें ऐसा लगा कि उनके ऊपर किसी ने पोजीशन किया हुआ है ऐसा। यस, सुधा चंदन वाला ना वो केस इंटरेस्टिंग तो था, बट मैं ये एकदम 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, किसी के भी अंदर भगवान प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, वो किसी इंसान के अंदर, कोई इंसान उस चीज़ को ले ही नहीं सकता। ये तो मन का वहम है। लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पर गए, वो अपने मन से भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विलीन हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मैं ही हूँ सबसे बड़ी भक्त, भगवान मेरे ही अंदर आ गई। और इसका एक सेकेंड रीज़न भी होता है, दैट इज़ अटेंशन। आपको पता है सबको अटेंशन लेना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है ना। अब कोई एक है, कोई लेडी मान लो, कोई आदमी मान लो, मंदिर में बैठा हो, ऐसा कोई नहीं देख रहा, अब अचानक से वो ऐसे बिहेवियर दिखाने लगे, देखो मेरे अंदर भगवान आ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से गाना गाने लगे, फिर सब हर किसी का अटेंशन उसी के ऊपर चला जाएगा। एंड लोगों को बहुत मज़ा आता है अटेंशन ग्रैब करने में। तो इसी अटेंशन के चलते लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये आ गया था, कि घर वालों से अटेंशन मिले। आपने एक चीज़ देखा होगा, आज तक कभी सुना है कोई बहुत पावरफुल इंडिविजुअल है, बहुत सक्सेसफुल है, उसके अंदर भूत आ गया? हैव यू एवर हर्ड इट? सुना है कभी? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो ऑलरेडी पावरफुल है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनको अटेंशन मिल ही रहा है। उनको कोई फेक फॉल्स नहीं, सुधा चंद्रन जी भी बहुत मतलब फेमस हैं एक्ट्रेस, तो उनको ऐसा क्या हुआ अटेंशन लेने की? और आप कह रही हैं कि वो फेक था? फेक ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्लानिंग करी होगी कि मैं ऐसे मंदिर में जाऊंगी, फिर मैं ऐसे ऐसे एक्टिंग करूंगी, ये नहीं था। एक तो कंडीशनिंग होती है, उन्होंने पहले सुना होगा कभी कि ऐसी चीज़ें होती है, तो ब्रेन को उन्होंने पहले ही कमांड दे दिया। सेकंड, कई दफ़ा इंसान के मन के अंदर ना बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, उसको निकालने के लिए भी इस चीज़ का सहारा लिया जा सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझिए एक लेडी है, उसको घर से बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि तुम बाहर जाके डांस नहीं करोगी, तुम बाहर जाके बहुत तेज़ तेज़ बात नहीं करोगी, हंसोगी नहीं। तो अब वो मानती जाती है उस बात को, लेकिन उसका तो इमोशन सप्रेस्ड हो रहा है ना। अब एक दिन ऐसा होता है, वो किसी मंदिर में जाती है, उसको ऑलरेडी पता है कि भगवान किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है, और एंटर करने के बाद लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डांस, दे कैन लाफ, दे कैन स्माइल, एनीथिंग। तो कंडीशनिंग पहले से है, उनकी इच्छा भी है कि मैं भी ऐसे करूँ, सबकी तरह डांस करूँ, तो ब्रेन उसको सपोर्ट कर देता है कि चलो तुम ये कर लो, ये करने के बाद तुम नाचोगे भी, गाओगी भी, सब कुछ करोगे, और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। उल्टा लोग तुम्हें आके अटेंशन भी देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। भगवान वाला तो अटेंशन ही है और कुछ नहीं है। एंड भगवान वाले का एक और रीज़न है, मनी। लोग करते हैं ना, मेरे ऊपर माता आ गई, आओ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, वो बता देती हूँ, लोग उनको पैसा दे के जाते हैं। तो इट्स ऑल बिजनेस। लेकिन जहाँ बात पोजीशन की आती है, वहाँ पे सच में चीज़ें होती है। मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था, और वो धाम जो है वो इसलिए फेमस है
कि अगर किसी के ऊपर इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं तो वो वहाँ पर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में स्पेशली जाते हैं दिखाने के लिए। और मैंने भी बहुत से ऐसे वहाँ पे ऐसे दृश्य देखे कि मन मानने को तैयार नहीं कि वास्तव में एक ऐसा कर सकता है, एक अच्छे घर की फीमेल है या वो है, अपने कपड़े फाड़ देना या कुछ भी बोलना, ये सब चीज़ें देख के थोड़ा सा तो हैरानी हुई। वहाँ पे आपको क्या लगता है? वहाँ पर अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 के 100 बोल रहे हैं ना कि मैं पोजेस्ड हूँ, मैं पोजेस्ड हूँ, 100 में से 100 पोजेस्ड नहीं है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब फर्स्ट कैटेगरी को हम लेते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज़ है, उन्होंने बचपन से सुन रखा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, वो कहीं गई होगी और उनके घर के बाहर कोई बड़ा सा ट्री है, इमली का पेड़, लोग बोलते हैं ना कि इमली के पेड़ के नीचे स्पिरिट्स होती है। तो बचपन से ये कहानी उन्हें सुनाई गई होगी कि इमली के पेड़ का इतना डायमीटर है, इसमें प्रवेश नहीं करना। अब वो उसने गलती से एंट्री कर ली, वहाँ पे स्पिरिट नहीं चढ़ा, लेकिन मन के अंदर ही उसका एक फियर आ गया, अच्छा मुझे तो मेरी मम्मी ने कहा था कि इसके अंदर मत जाओ, इसके अंदर जाओगी तो तुम्हारे अंदर भूत आ जाएगा, वो बाधा वो सब आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ, उसके सोचने से वो बिहेवियर उसने अडेप्ट कर लिया खुद के डर से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने डर से बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं, तो दैट इज साइकोलॉजिकल। अब अगर किसी को पहचानना हो कि इसके ऊपर वाकई में कुछ दिक्कत है, किसी स्पिरिट ने कब्जा करा है, या ये एक मेडिकल डिजीज़ है और मनोवैज्ञानिक कारणों से इस तरह की हरकतें कर रही है, तो कैसे जान सकते हैं? ओके, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से उसको तरह तरह के लोग दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सुनाई आती है, बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर, उसका आवाज़ भी चेंज हो जाता है, तो दिस इज़ साइकोलॉजिकल। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू होगा, उसको कोई बीमारी होगी, वो खाना पीना छोड़ देगा, उसका चेहरा बदलने लगेगा। ऑब्वियसली कुछ बीमारी होगा तो चेहरे पे तो चेंजेस आ ही जाता है ना, नॉर्मल बुखार में भी आप देखो चेहरा थोड़ा डल पड़ जाता है, वो अपना काम करना छोड़ देगा। और उसको डॉक्टर के पास जब फैमिली वाले लेके जाएंगे तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, उसमें से बस थोड़ी सी इतनी कठिनाई आएगी कि उस इंसान को लेके जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, शायद वो मना करे, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको फिर भी पकड़ के लेके जाया जा सकता है। अब अगर कोई इंसान सच में पोजेस्ड होगा, पूरी फैमिली इफेक्टेड होगी। ऐसा भी होता है कि फैमिली का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से बिजनेस में डाउन आ गया, सबके सब बीमार पड़ने लगे, और बिहेवियर जो ट्रेट एकदम जो हमारा सबसे सेंट्रल ट्रेट होता है ना, उसमें भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। जिसको जो पोजेस्ड है वो कभी भी नॉन वेज फूड नहीं खाता था, अचानक से खाने लगा। वो पहले पूजा पाठ करता था, अब उसको नफरत होने लगी कि पूजा पाठ क्यों करते हैं लोग, इरिटेशन होने लगती है। और उसको जब किसी के पास लेके जाया जाता है, किसी एक्सपर्ट के पास, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऐसा हो सकता है कि रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी एकदम ख़राब हो गई, क्योंकि वो स्पिरिट चाहता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई क्रिया किया जाए, मुझे इस बॉडी से निकालने की कोशिश की जाए, तो वो अपने से पूरा ट्राई करेगा कि हम इसको रोक दें। लेकिन जब साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको इजीली डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर किसी के अंदर भी ऐसा कुछ बिहेवियर दिखता है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी डॉक्टर्स को ही देना चाहिए। आप पहले उनके पास जाओ, पूरा असेसमेंट अपना कराओ, फिर अगर निकल के आता है कि हाँ ये सही में पोजेस्ड है, तो उसको उस एक्सपर्ट के पास भेजो। कभी क्या होता है ना, लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट, एवरीवन, उनको पता है कि ये केस मेरा नहीं है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, फिर भी मे बी किसी ईगो के चलते वो लोग बोलेंगे भी नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, बट मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, बिकॉज मेरा ओपिनियन ये है कि मेरा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। मेरा जो मेन फोकस अपने क्लाइंट पे होना चाहिए, उसके वेलबींग में होना चाहिए, कि वो ठीक हो के अपने घर जाए। दीपा, मैंने बहुत से पॉडकास्ट करे हैं और बहुत से हीलर्स के साथ भी करे हैं। कोई कहता है कि मैंने एक केस आया, उसमें उसके अंदर 50 आत्माएं थी, 50, एक बच्चा था उसके अंदर 20 आत्माएं घुस गई थी। तो
पहली बात तो मैं तांत्रिकों से भी पूछता हूँ कि ये आत्माएं दूसरे के अंदर जाने के लिए इतना लालायित क्यों रहती हैं, ये दूसरे के अंदर जाती क्यों हैं। और ओके दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं रह सकती हैं, इज इट पॉसिबल? ओके। पहली बात, जो मैंने पहले भी बताया, आत्मा जो होती है शरीर के अंदर नहीं घुसती, वो ऑरा के अंदर घुसती है। अब ऑरा हमारा बहुत वास्ट है। ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान के अंदर एक से दो स्पिरिट ने अटैक किया होगा। और जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों करते हैं, राइट? देखिए, मैं तो आई यूज़ द वर्ड सोल, मैं सोल बोलती हूँ। कुछ सोल ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया, फिर उनका जीवन ख़त्म होता है, वो अपना एक दूसरे जर्नी में चले जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको सिखाया जाता है ना ज़िंदगी कैसे जीना है, लेकिन एक बात हमें नहीं सिखाई जाती, हाउ टू लिव योर डेथ। लोगों के मन में बहुत डर होता है कि मैं मर जाऊँ तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, लेकिन वो भी तो हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है ना, और सारा खेल वहीं का है। जिस जिस शरीर ने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं ये था, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया है, नाउ इट इज़ द टाइम, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो चला जाएगा। देन कुछ आत्माएं, कुछ शरीर ऐसी होती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ऐसे कैसे हो सकता है, आई कैन नॉट डाई, मुझे नहीं जाना, हाँ, मुझे यहीं पे रहना है, या फिर उनके अंदर कुछ अतृप्त इच्छाएं रह जाती है, तो हाँ, वो लोग यहीं पे रह जाते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में क्या कहा जाता है, जब किसी का देहांत होता है, एक पोर्टल ओपन होता है, उसके थ्रू आत्मा जाती है, तो ये सब के लिए ओपन होता है। अब वो भी उनके ऊपर है कि आप आना चाहते हो आओ, नहीं आना चाहते हो ना आओ। अब जिसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया वो चला गया, जिसने अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया वो यहीं पे रह गया। अब यहाँ रहने के बाद पता चल रहा है ना कि नो, दिस स्पेस इज़ नॉट फॉर मी। अब जो सोल है उनके पास सब कुछ है, सिर्फ किस चीज़ की कमी है, शरीर की। तो वो एक शरीर को ढूंढती है। अब वो कौन से शरीर के अंदर प्रवेश कर पाएगी? वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम वी ऑल आर अलाइव, राइट? हम भी ऐसे ही लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जिनसे हमारी वाइब्रेशन मैच करती है, जिनके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करता है, यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोच। हम दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसमें सिर्फ एक या दो लोग ही हमें अच्छे लगते हैं, लगता है ना चल इसके साथ बैठ के बात किया जा सकता है, तो दैट इज़ वाइब्रेशन। तो स्पिरिट्स जो लाइट में नहीं जा पाई, वो कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में ही रहती है। लो वाइब्रेशन यानी कि सैड, वो बहुत दुखी होते हैं, उनका वो वीक भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड यहाँ पर दो इंसान है, एक है बहुत वीक माइंडसेट वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो खुद के ऊपर उसको बड़ा कॉन्फिडेंट है, डिसिप्लिन में रहता है, अच्छा खाता है, अच्छे से अपना काम करता है। देन द सेकंड पर्सन इज, वो बहुत सैड है, वो हमेशा अरे मैं तो दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, पता नहीं मैं क्यों ही जी रहा हूँ। मैच हो गया ना वाइब्रेशन, तो उस पे जाके अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, तो जो हमेशा रोते रहते हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दिन पता नहीं कैसा जा रहा है, कहीं मन नहीं लगता है, ये खाना नहीं अच्छा है, इस तरह के लोगों के ऊपर वो जल्दी आ सकती हैं। बिल्कुल, एकदम मैच कर गया ना। ओके, ऐसे बोलते हैं जो ऑपोजिट, दिक्कत उनकी है वही उनकी है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट एक्चुअली ऑपोजिट अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, ऑपोजिट अट्रैक्ट कुछ समय के लिए होता है कि चलो सामने वाले के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जो रियल में होता है ना, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशन दोनों की होती है, तभी एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो तभी बोला जाता है वचन बहुत बड़ी चीज़ है, अपने शब्दों पे काबू रखो, अच्छे शब्द बोलो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, जो तुम्हारे भले के लिए हो। और ये तो साइंस भी बोलती है, जिस चीज़ को हम बहुत बार दोहराते हैं, हम अपने लिए अच्छा कुछ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ अरे मैं बहुत अच्छे घर पे रहती हूँ, मेरे ब्रेन में एक इमेज बना ना अच्छे घर का, मैं तो अच्छी गाड़ियों में घूमती हूँ, सी इमेज बना। तो ब्रेन में हम जिस चीज़ को रिपीट करते हैं, जिस चीज़ का इमेज बनता रहता है, वही हमारे साथ होता है। सिमिलरली जो दुखी है, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, उसके ब्रेन में भी वैसे ही वायरिंग होती रहेगी, और वहाँ जो स्पिरिट है, वहाँ जो सोल है, उसका थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चल रहा है, तो दे विल अट्रैक्ट। ओके।
एक पिक्चर आई थी भूल भुलैया, और हम्म, बहुत सुपर डुपर हिट हुई। पार्ट 2, मेरे ख्याल से पार्ट 3 भी आया उसका। और उसमें एक किरदार है मंजुलिका का। मंजुलिका जो है उसके ऊपर कोई भूत प्रेत मतलब आता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करती है तीनों मूवीज में। वो जो करेक्टर है मंजुलिका का, और लास्ट में जब अगर मैं पहली वाली की बात करूं तो अक्षय कुमार वो फिर उसका नकली राजा राजकुमार बना के और सर काटता है, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसका वो थॉट है जो बैठा हुआ है, और उसको निकालता है, उसको रिमूव कर देता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ मनोविज्ञान की दृष्टि से। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ज्यादातर लोग इस तरह की हरकतें देख के डर जाते हैं, और वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तांत्रिकों के पास या इस तरह के काम करने के पास में। अगर आप दो तीन चीजें ऐसी बता दें जो कोई भी घर बैठे पता कर सकता है कि हाँ ये मेडिकल है, साइंस वाला है, स्पिरिचुअल नहीं है। मान लीजिए घर पे एक बच्चा है, एग्जाम्पल लेते हैं, 17-18 साल का बच्चा है, वो ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को तो पता होगा ना उसका चाइल्डहुड कैसा रहा होगा, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। तो वहाँ पर रीज़न है कि ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है, इस वजह से ये बिहेवियर ये शो कर रहा है। और अचानक से तिवारी जी कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि अब कोई बच्चा आज एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट, कल अचानक से उसको सिजोफ्रेनिक एपिसोड्स होने लगे। मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, अचानक से उसको बाइपोलर हो गया, नहीं, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करती है। तो ये एक हो गया हमारे पास कि हम इससे पहचान सके कि ऐसा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड पोजीशन में अचानक से ही चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल अच्छा खासा बच्चा, घर पे भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, स्कूल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। अचानक से बच्चा उठ के कहता है कि मुझे नॉनवेज खाना है, बल्कि घर पे कभी नॉनवेज आज तक बना ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को देखकर लोगों को मतलब वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि डॉक्टर को भी दिखाना एक बार बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जिसको मर्ज़ी दिखाओ। और जैसे ये बड़े-बड़े जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, अगेन आई एम टेलिंग डीआईडी, ये सब कुछ ट्रॉमा की वजह से होता है। कुछ ना कुछ उस पर्सन के साथ हुआ होगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं आपको डीआईडी की बात कहूँ तिवारी जी, इसमें तो ऐसा लगता है कि एक साथ पता नहीं 3 या 4 उससे भी ज़्यादा आत्मा बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई। ये डीआईडी जो आपने बताया, तो डीआईडी के मतलब ये क्यों होता है, और डीआईडी के क्या सिम्टम्स होते हैं? डीआईडी एक साइकोटिक इशू है, ठीक है? उसको ठीक करने के लिए साइकेट्रिस्ट की ही मदद ली जाती है, मेडिसिन्स चलते हैं। अब डीआईडी में कैसा होता है, बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मानो कि एक पर्सन है, बिल्कुल सीधा-साधा, उसकी गले से आवाज़ तक नहीं निकलती। अचानक से वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जो किसी के साथ बहस तक नहीं कर सकता। देखा जा सकता है कि अचानक से वो किसी को मारने लगे और उस लड़ाई में वो जीत भी जाए। सच में उसके बॉडी में वो पावर्स आ जाते हैं। कोई एक लड़की होगी, बहुत सीधी-सादी, एकदम साड़ी पहनने वाली, सूट पहनने वाली, जैसे घर पे नॉर्मल लोग रहते हैं, अचानक से देखा जाता है बिल्कुल मॉडर्न बन गई वो। फिर वो किसी की नहीं सुनेगी। मतलब कुछ दिन पहले तक वो थी एक इंट्रोवर्ट, अचानक से वो एक्सट्रोवर्ट बन जाती है। देखने को लगता है, देख के तो कोई भी ऐसा अंदाज़ा लगा सकता है कि इसके अंदर शायद कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भी बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है। आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ इंडियन मूवी है, नाम मैं भूल गई, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। उसमें क्या दिखाता है, एक हीरो होता है बिल्कुल सीधा-साधा, उसको बच्चे बुली करते हैं, मारते हैं बहुत, फिर अचानक से वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लोगों को मारता है, लड़कियों को जाके बचाता है। देखने को लगेगा ना भूत अंदर मतलब एंटर कर गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब जो लोग बहुत सीधे-साधे होते हैं, लोग उनको बुली कर रहे हैं, सामने उनका मन तो होता है ना मैं उसको बोलूँ, मन के अंदर तो देखो तिवारी जी, हर कोई चाहता है ना कि अच्छा सामने वाला मुझे मार रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं उसको मैं जवाब दूँ, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होता ही नहीं है कि वो उसको जवाब दे पाए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई क्यों नहीं है? कहीं न कहीं पेरेंटिंग।
घर का इन्वायरमेंट उसको ऐसा मिला होगा कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला गया। अब जो चला गया, अभी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ही है ना। अब वो रूम के अंदर जाता है, जाकर वो खुद के ऊपर गिल्ट निकालता है, मैं पता नहीं कैसा हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ, दूसरे बच्चे तो बहुत स्ट्रांग हैं, मैं किसी को मार नहीं पाता, मेरे ही साथ ऐसी चीज़ें होती है, काश मैं ऐसा कर पाता। और कभी कभी क्या होता है, अपने आप को खुश करने के लिए लोग इमेजिनरी चीज़ें करने लगते हैं। मान लो वो इमेजिन कर रहा है कि अच्छा तुम मुझे बुली करते हो, वो कमरे के अंदर इमेजिन करके उसको जवाब देता है, उसको मारता भी है ताकि वो खुद खुश रहे थोड़ा सा। लेकिन ये करते करते अगेन ब्रेन के अंदर वही चीज़ें जा रही है, ब्रेन को भी यही कमांड मिल रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक ऐसा आइडेंटिटी को क्रिएट कर देता है शरीर के अंदर, वो हूबहू वैसी ही चीज़ें करने लगता है जैसे वो कमरे के अंदर इमेजिन कर रहा था। और लोगों को लगेगा कि लोग दो चीज़ समझ सकते हैं, या तो समझे कि इसके अंदर कोई भगवान आ गया जो सबको बचा रहा है, या तो इसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया जो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ना तो भगवान आया है अंदर, ना कोई भूत प्रेत आया है। एक्चुअली में वो उसी का ब्रेन है जिसने एक आइडेंटिटी को क्रिएट किया है टू प्रोटेक्ट हिम, उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो बनाया गया है। तो ऐसे ही करके उसके मन में और भी कुछ विचार चल रहे होंगे। अब होता है ना, वन फॉलोड बाय अनदर। जब एक बीमारी होती है उसको हम ठीक नहीं करते तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा आ जाता है। अब इसको भी नहीं पता कि इसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। अब वो दूसरा कुछ, क्योंकि देखो ब्रेन वायर्ड हो चुका, ब्रेन को अब ये आप ये मान लो ब्रेन ये सीख गया करना कि किस तरीके से एक दूसरा आइडेंटिटी क्रिएट किया जा सकता है। हम लोग कॉन्शियसली सोच के ऐसा नहीं कर सकते, ये सब ब्रेन का ही है। अब वो कुछ दूसरा भी सोचेगा, वो आइडेंटिटी उसके बॉडी के अंदर आ जाती है। तो ऐसे चीज़ों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। कई बार मन में लगता है कि ये सब जो भूत आ जाते हैं, प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, ये भारत में ही ज़्यादा होता है, बाहर नहीं होता है। सर तिवारी जी एक बात बताइए, हॉलीवुड मूवी में तो ज़्यादातर यही दिखाया जाता है, बल्कि इंडिया में जो भूत प्रेत के ऊपर मूवीज़ बनती है ना, वो उनको नकल करके बनता है। बाहर भी इस चीज़ को माना जाता है। और यहाँ पे जैसे कि इंडिया में क्या होता है, कोई भी घोस्ट हंटर बन सकता है। आई थिंक इसको घोस्ट हंटर नहीं कहेंगे, हम हीलर कहेंगे, ठीक है। कोई भी हील कर सकता है, लेकिन बाहर तो प्रॉपर चर्च से जाकर परमिशन लिया जाता है। कोई एक है पर्सन, उसको ये सब चीज़ें करना आता है, ठीक है। कैसे भूत को मतलब निकालते हैं, कैसे लोगों को हील करते हैं, वो चाह कर भी नहीं कर सकते जब तक उनको चर्च से परमिशन नहीं मिलती। बाहर भी सारी चीज़ें होती है, आप फिल्में देखा करो, थोड़ा हॉलीवुड फिल्में भी देखा कीजिए तिवारी जी। उसमें तो इतना सारा मूवीज, नेटफ्लिक्स में तो पूरा मतलब फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवी। राइट। डॉल के अंदर भूत आ जाती है। हाँ, डॉल के अंदर आ सबसे जाते हैं। पहले तो वहीं पे बना था ना, बाहर ही तो बना था। एक बल्कि कोई एक म्यूजियम है जहाँ पे एक डॉल रखी हुई है, और वो डॉल जो है उसको कैद किया गया है, उसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? नहीं, मैंने ये बहुत फेमस डॉल है। ये वाला तो मैंने नहीं सुना, मैंने एक दूसरा सुना था। उसके मुताबिक एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, और वो शायद अपनी शादी से कुछ दिन पहले शी डाइड। तो उसकी मदर ने उसके ही जैसा एक डमी बना के रखा है। अब सच है कि झूठा नहीं पता, मैंने सुना है ये। और उसको डेली वो मतलब गाउन पहनाती है, उसको सजा के रखती है अपने शोरूम में। उनका शायद गाउन का ही कोई शॉप है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो मूव भी करती है कभी कभार, उसकी आंखें भी हिलती है। तो दे से इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो कि ये स्पिरिचुअल है या मेडिकल कंडीशन है इसकी ऐसी? हाँ, ऐसा केस मैंने देखा है। एंड मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो मेरी बहुत क्लोज हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही अभी हमारे साथ नहीं है। तो ये जो केस है ये शुरू हुआ था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, और ये एंड हुआ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। अगेन आई वांट टू से कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते सोचते वही चीज़ सही में हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा हमने सोचा वही हमने बोला और वही हमने किया, तो वही हम बन गए। वही हम बन गए। तो इस केस में क्या था, दो बहनें थी, ठीक है। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कम 10 या 15 साल की बड़ी,
तो रिलेशनशिप उनका बहनों जितना कम था, मदर और डॉटर जैसा था। जो बड़ी बहन थी उन्होंने पूरी उम्र अपनी छोटी बहन का बहुत केयर किया। फिर जब दोनों की शादियां हुई, जो बड़ी बहन थी शी इज मैरिड टू अ रिच फैमिली, और जो छोटी बहन थी उनकी शादी कुछ ऐसे घर में हुआ कि थोड़ा फाइनेंशियली वो कम थे। तो इसी के चलते जो बड़ी बहन ने उनका पूरा सपोर्ट किया, पूरा लाइफ, फाइनेंशियली, मेंटली, जितना उनसे हो पाया। बट दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत खुश थे। अब यहाँ क्या होता है, जो बड़ी बहन है उनका अचानक से डेथ हो जाता है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ, अच्छे बच्चे, उनके हस्बैंड अच्छे थे। उनका जो डेथ होता है ना, लाइक विद इन सेकेंड आप मानो, वो अपने ही घर पे शाम के टाइम बैठकर कुछ खाना खा रही थी। खाना खाते खाते उनको ऐसा फील हुआ कि सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो फिर उनके हस्बैंड ने बड़े प्यार से कहा, एक काम करो, अगर सर में दर्द हो रहा है तो तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। तो वो उनके गोद में जाकर ऐसे ही सो गई, फिर वहाँ से नहीं उठी। तो अब सोचो, ऐसे कंडीशन में बहुत बार बहुत हेवी चांसेस होते हैं कि जो सोल है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता अपने डेथ को, कि ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे, मैं ना किसी से सही से मिल पाई, ना मैं किसी से बोल पाई। अगर कोई बीमारी किसी किसी को हो जाए, फिर भी एक्सपेक्टेशन रहता है ना, चलो मैं बीमार हूँ, शायद मैं चली जाऊँ, लाइक विद इन सेकेंड शी डाइड। ऑन द अदर हैंड बहन के पास न्यूज़ गया। अब उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा था। देखो, माँ और बेटी का भी अटैचमेंट ना इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि ये तो मेरी माँ है, दिस इज़ हर ड्यूटी, वो जो भी मेरे लिए कर रही है दिस इज़ आउट ऑफ ड्यूटी। लेकिन यहाँ पे बहन है, रिस्पेक्ट भी था, प्यार भी था, मतलब सब कुछ था, वही उनके लिए सब कुछ थी। अब हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से आफ्टर डेथ कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो छोटी बहन ने दो चार चीज़ें नोटिस करी कि रिचुअल्स में ना ये चीज़ें कम है, ये चीज़ें कम है। एंड सिंस शी लव्ड हर सिस्टर सो मच, तो वो बहुत पॉजिटिव भी थी कि सारा काम ठीक से नहीं हो पा रहा। अब इनकी फैमिली अलग है, वो उनकी बात इतना क्यों ज़्यादा सुनेंगे, जितना सुन सकते उतना तो सुना उन्होंने। अब इनके माइंड में आ गया कि मेरी बहन का काम ठीक से नहीं हुआ तो वो नहीं जा पाएगी, वो यहीं पे रह जाएगी, उनकी आत्मा यहाँ पे भटकेगी। देखो वही ना, जो वही तीन जो चीज़ें हैं, सोचा, बोला, वही हमने किया। उनके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मेरी सिस्टर यहीं पे रह जाएगी। वहाँ पर जो बड़ी सिस्टर है वो भी, उन्होंने भी अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो धीरे धीरे 10 से 15 दिन बाद हम क्या देखते हैं, वो जो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन जैसा बिहेवियर करने लगी। आवाज़ भी उनकी बदल गई, लाइक ये मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें। आवाज़ बदल गई कि मैं वही हूँ, मेरा काम ठीक से नहीं हुआ। देखो वही वो सोच रही थी ना, और वही वो बोलने लगी। अब यहाँ पे सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चली गई, एंजाइटी में चली गई, स्ट्रेस हुआ। तो वही ऑरा वीक हुआ, माइंडसेट वीक हुआ, और वहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो सोल है वो भी जाना नहीं चाहती, तो वो उनके अंदर आ गई थी। तो इन्होंने भी बहुत साइकेट्रिस्ट दिखाए, बहुत डॉक्टर्स दिखाए, जो इनसे हो पाया, इन्होंने सब कुछ किया, बट एट द एंड वो भी नहीं बच पाई। तो आप देखो ना, सोल अगर अपने डेथ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं भी किया होगा ना, फिर भी वो चली जाती, क्योंकि रिचुअल्स तो बाकी थे ना। हम रिचुअल्स करते ही इसलिए है ताकि एक सोल को मुक्ति मिले। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पे वही काम कर रही थी, उल्टा ही बोलेंगे, क्योंकि व्हेन समवन इज डेड तो उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो ऊपर जाने का ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये उनको रोक रही थी। इसीलिए तिवारी जी, ये भी बोला जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। अब अच्छा। हाँ, इसका मतलब होता है आप उस स्पिरिट को जाने नहीं दे रहे, उनको जाने दो, उसको कष्ट होगा। एक्सेप्ट द डेथ। Right. बोलना बहुत आसान है, ये मुझे भी पता है। जब कोई अपने बहुत प्रिय किसी इंसान को खो देता है, बोलना बहुत आसान है कि रो मत। लेकिन हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर एज अ स्पिरिचुअल हीलर, हमारा काम है लोगों को समझाना, है ना, उसको जाने दो। आत्मा, देखो शरीर तो परमानेंट नहीं है ना, आत्मा यही है, वो चली गई, वो फिर से दूसरा जन्म लेगी, यही ना, दिस इज द होल जर्नी। वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए भी जो गया, बाकी आसपास के लोगों के लिए भी ये करना चाहिए। डेथ की बात चल रही तो मुझे याद आ गया कि हमारे
गुरुजी ओशो जी कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। लोग तो जीना सिखाते हैं लेकिन मैं मृत्यु सिखाता हूँ, और जब आप डेथ सीख लोगे तो आपको जीना आ जाएगा। और उनके जो सन्यासी थे उसमें से जब किसी का कभी कुछ निधन हो जाता था, डेथ होती थी, तो वहाँ पे आश्रम में सेलिब्रेट करते थे, डांस करते थे। एग्जैक्टली इस तरह से एग्जैक्टली उनको विदा करा जाता था। एग्जैक्टली वही कहा ना। देखिए, मैं भी ओशो जी को बहुत, मतलब ओशो को मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड वही मैंने भी पढ़ी है यही चीज़ कि डेथ को सेलिब्रेट करो, सीखो। डेथ अपने आप में एक क्रिया है। जैसे हम बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही डेथ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, तभी उस सोल को मुक्ति मिलेगी। लोग बोलते हैं ना, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। लोग कितना कुछ करते हैं मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष तभी मिलेगा ना जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे। अब लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो भी तो एक इच्छा हो गया ना। तो डेथ को अगर किसी ने 100% एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मुझे जो लेसन मिला था मैंने सब कुछ सीखा, मैंने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से किया, नाउ आई एम गोइंग, तो वहाँ पर मोक्ष मिलने का चांसेस ज़्यादा है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसा आज बता दीजिए कि किसी के ऊपर कभी कोई आत्मा ना आए, उसके घर वालों के ऊपर भी नहीं आए, आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं हम? दो, लाइक इसके तो दो दो वेज है, और दोनों के दोनों ही करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक किया दूसरा छोड़ दिया। लाइक दिस इज माय ओपिनियन। फर्स्ट तो साइकोलॉजिकली अपने माइंड सेट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपने कभी किसी से कोई कहानी सुनी भी है कि वहाँ ये चीज़ है, वहाँ ये चीज़ है, जाओ मत। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उस जगह मत जाओ। और अगर चले भी गए तो उस गिल्ट में ना पड़ो। सोचो मत कि मुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ के नीचे मना करते हैं। वहाँ पेशाब मत कर देना, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। अब देखिए, लोग टॉयलेट करते हैं तो ये काम ही तो गलत है ना, क्यों करना है? हाँ, मतलब करना क्यों है? मत करो आप। बचपन से ही बच्चों को यही सिखाया जाता है ना कि आप टॉयलेट में जाके जो भी करना है करो, पीपल के पेड़ के नीचे मत करो। तो जो चीज़ें मना की गई है उसको मत करो। साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। एक्सरसाइज करने से भी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, आप वो करो। और फिर अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो। अगर किसी ने कुछ चीज़ें बता रखी है कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, तो मत करो। देन द सेकेंड थिंग इज स्पिरिचुअली। अब घरों में थोड़ा सा आप अच्छा परिवेश रखो, मतलब घर में पूजा पाठ करो। घर में एक अच्छा एसेंस रखो जो पॉजिटिव चीज़ों को आपके घर में अट्रैक्ट करे। जैसे कि जूते चप्पल पहन के, आप वही गंदे जूते चप्पल पहन के लोग बेडरूम तक चले जाते हैं, वहाँ मत जाओ। कितनी गंदगी होती है, राइट? तो जो स्पिरिट्स होती है, जो भटकती हुई स्पिरिट्स होती है, उनके लिए ना ये सारा इनविटेशन होता है। गंदगी, बैड स्मेल, खाना खा के इधर उधर झूठा छोड़ दिया, तो ये उनके लिए एक इनविटेशन होता है। उनको लगता है कि भाई मेरा बुलावा आ गया। तो आप साफ रहो, हाइजीन मेंटेन करो, तो नहीं आएगी ये सब चीज़ें। खुद के ऊपर भी डिपेंड होता है ना, तभी तो बोलते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो भी होता है वो खुद अकाउंटेबल है। और इस चीज़ को जिस दिन हर एक इंसान ने समझ लिया ना, तो उसकी ज़िंदगी तो एकदम, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता कि वी आर अकाउंटेबल फॉर आवरसेल्फ। हमारे साथ जो भी होता है, जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है। हाँ, अब ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो भी हम ठीक कर सकते हैं ना। हमारे पास ऑप्शन है ठीक करने का, क्योंकि अगर कोई बैड पेरेंटिंग कर भी रहा है, पेरेंट्स को भी कहाँ पता है, उन्होंने भी कहीं से सीखा थोड़ी ना है कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। हाँ, तो जैसा उनके माँ बाप ने उनको ट्रीट हाँ किया, हाँ, उन्होंने देखा जैसे समाज में, वैसे वो भी ट्रीट वही कर रहे वही। हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी लेने लग जाएंगे, चलो ठीक है, अगर बैड पेरेंटिंग है भी, वो भी इंसान है, उनको माफ़ करो और खुद एक अच्छे आप रास्ते में चलो। देखो, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ अच्छा ही होगा फिर। ये भी देखा गया है कि महिलाओं के ऊपर क्या ज़्यादा भूत प्रेत आते हैं? अगेन ज़्यादा भूत प्रेत महिलाओं के ऊपर आते हैं ऐसा कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अटेंशन सीकर ज़्यादातर होती है, महिलाएं होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा सप्रेशन में भी तो रखा हाँ, जाता है ना। अब आप देखिए ऐसे कितने
आदमी है जिनको मना किया जाता है कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे करके मत बैठो, वैसे करके मत बात करो, रात को बाहर मत निकलो, ज़्यादा हंसो मत, नहीं बताया जाता ना, तो लड़कों में सप्रेस्ड इमोशंस कम होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता, उनको भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि रो मत, बताया जाता है ना, इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, लेकिन हाँ महिलाओं के साथ ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अटेंशन के लिए करते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, एक एज में आके होता है, राइट, 50 40, उस एज में ज़्यादा अटेंशन इसलिए चाहिए होता है कि क्योंकि उस एज में ना ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ क्या। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अब घर पे एक नई बहू आई, वहाँ पर सास के मन में क्या आया कि अभी नई बहू आ गई, सारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है। जैसे बहुत सारी वो रिचुअल्स होते हैं, मुँह दिखाई एंड ऑल। अगर इसी सास ने ना अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया होगा, उसको सब कुछ मिला होगा, ठीक ठीक वक्त में उसने सब कुछ किया होगा, उसको इमोशनल सपोर्ट मिला होगा, तो उसका माइंडसेट रहेगा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसको कुछ नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में, वो बस देती गई, करती गई, करती गई। अब अचानक से ऐसा हो गया, बेटे की भी शादी हो गई। अब उसके माइंड में आ रहा है कि मैं तो कल ही आई थी इस घर पे, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, ये अटेंशन मुझे मिल रहा था, अब वो चला गया, मेरे घर की चाबियां बहू ले जाएगी, बेटा भी गया। ऐसे ये वीक माइंडसेट की ही निशानी है। तो उसमें क्या होता है, अब उसको अटेंशन चाहिए। नाउ शी इज क्रेविंग फॉर दैट अटेंशन अगेन। अब मुझे कैसे अटेंशन मिले, छोटी मोटी चीज़ें भी लोग करते होंगे, करते हैं, आपने देखा होगा, रील्स में देखा होगा, बेटा बहू कहीं घूमने जा रहे हैं, सास एक्टिंग करने लगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम लोग मत जाओ। क्यों? सारा कुछ अटेंशन के लिए ही तो है। अब ये छोटी चीज़ हो गई, करते करते अब कुछ लोग ऐसे होते, बोलेंगे मैं पोजेस्ड हूँ, तो सारा ध्यान उनके ऊपर आ गया। अब अगेन फिर ना वो बोलते हैं ना, घड़ी का जैसे कांटा होता है उसी तरफ जाएगा। अब वो एक्टिंग करने लगी, मैं पोजेस्ड हूँ करके, माइंड में वही इमेजिनेशन घूम रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके सच हो जाता है। वो भी अब किसी को इतना अटेंशन चाहिए, अटेंशन के लिए अगर इंसान इतना कुछ कर रहा है तो उसका माइंडसेट वीक ही, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में तो है ही। हो गया वीक माइंडसेट, और अभी वीक हो गया। अब उधर स्पिरिट्स आर देयर, अब उनको क्या लगा, नाउ ये ही मेरी शिकार है, चलो चलते हैं, ये मुझे बुला रही है, बुला ही तो रही है, इमेजिन ही तो कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं हुआ तो इनविटेशन, तो बस, तो चांसेस है कि एक्टिंग से चीज़ें शुरू हुई थी और सच में हो गया। सच में साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो इतनी एक्टिंग कर रही है, इतनी एक्टिंग कर रही है, तो सच में ही ब्रेन ने एक अलग आइडेंटिटी को क्रिएट कर दिया, एक अलग इंसान को क्रिएट कर दिया। वो एक्टिंग कर रही है कि मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, सच में ही ब्रेन ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखो सही में ये है, वो बातें भी करने लगी। तो चांसेस है एक्टिंग कर रहे हो तो आइदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल, वो स्पिरिट पोजीशन भी हो सकता है। सो द बेस्ट थिंग इज़, जब किसी को ऐसा कुछ हो रहा है उसे डॉक्टर के पास ले चलो, अवॉइड मत करो, अटेंशन दो, लेकिन जो अटेंशन चाहिए वो वाला दो। उनको ये अटेंशन चाहिए कि हर कोई, मतलब घर का हर एक सदस्य मेरे आसपास बैठा रहे, वो अटेंशन नहीं चाहिए। इनको चाहिए इलाज, इनको चाहिए ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास ले जाओ उनको, नहीं तो चांसेस है कि वही हो जाएगा। चलिए, भगवान ना करे कभी आपके साथ या आपके परिवार में, आस पड़ोस में ऐसा कुछ हो किसी के साथ में, लेकिन अगर होता है तो एक बार डॉक्टर से पहले जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ये कहीं झाड़ फूक या स्पिरिचुअल जो भी वेज हैं आप उनके पास में जाएं। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी लास्ट में? सजेशंस तो मेरा ऑडियंस के लिए यही रहेगा, ऑब्वियसली आप पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर्स का जो ऑथेंटिसिटी होता है उसको बहुत इजी होता है पहचानना, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप उनका सर्टिफिकेट देखोगे, क्लिनिक देखोगे, आपको पता चलेगा हाँ मैं एक सही डॉक्टर के पास आया हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, आप श्योर हो गया पोजेस्ड हो, सच में स्पिरिट पोजेशन है, वहाँ पर आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत फेक लोग घूमते हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम ये काम कर देंगे, एक्चुअली में दे आर फेक, उनको करना नहीं आता। तो आप और 4-5 लोगों से सलाह लो कि कौन ठीक है कौन सही है, तो उसी के पास जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी ठीक किया जाए उतना बेटर है।
जितना लंबे समय तक चलता रहेगा वो और ज़्यादा आपको चीज़ें मतलब परेशान आपको ज़्यादा करेगी। सो चूज़ वाइसली। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा अपने और अपने परिवार का। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं दीपा जी से, तो वो कमेंट में पूछिए और दीपा जी उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।